रसायन विज्ञान कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें इस क्लास में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं सारे के सारे चर्चा का विषय बनाए गए हैं और न्यूमेरिकल और उसके बाद में थ्योरी जिसकी भी इम्पोर्टेंट लगती है वो डिटेल में विस्तृत में उसके ऊपर चर्चाएँ की गई हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तभी इसे लाइक से सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन कहता है, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। अर्थात रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तीव्र अभिक्रियाओं का, मंद अभिक्रिया या अति मंद अभिक्रिया का? तो इसका सही जवाब होता है मंद अभिक्रिया का। तो रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन अभिक्रियाओं के वेग जो होते हैं ना प्रायोगिक निर्धारित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये अभिक्रियाएँ जो होती है कितने प्रकार की होती हैं तो आपको बताने का प्रयास, शायद आपको पता भी होना चाहिए। तो अभिक्रियाएँ 3 प्रकार से होती हैं। तो नंबर 1 पे कौन सी आती है? तीव्र अभिक्रिया। तीव्र अभिक्रिया किसे कहा जाता है? जिस अभिक्रिया को पूरा होने में मिनटों या सेकंडों का समय लगता है उसे क्या होता है? तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रियाएं पलक झपकते ही हो जाती है, सेकंडों में हो जाती है, कभी कभी सेकंड से भी कम समय लगता है इनको पूरा होने में। तो हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता कि अभिक्रिया कब संपन्न हो गई, तो इसका अध्ययन नहीं किया जाता है बलगतिकी के अंतर्गत। अब मंद अभिक्रिया आती है। मंद अभिक्रिया कौन सी होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो तीव्र अभिक्रियाओं से कम या अतिमंद अभिक्रियाओं से अधिक समय में संपन्न होती हैं, या दूसरी परिभाषा से कहें, जिन अभिक्रियाओं को पूरा होने में मिनट से कुछ मिनट या घंटे का समय लगता है, तो इन अभिक्रियाओं को मंद अभिक्रिया कहते हैं। तो अगली एक और हेडिंग शायद नहीं आई, कोई बात नहीं, एक हेडिंग और आती है जिसका नाम होता है अतिमंद अभिक्रिया। क्या आती है? अतिमंद अभिक्रिया। अतिमंद अभिक्रिया क्या होती है? ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा होने में महीनों या फिर वर्षों का समय लग जाता है, वे अतिमंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना। तो क्या होता है, लोहा जो धीरे धीरे होता है, खुले मैदान में छोड़ दो तो ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकृत होने के बाद जंग लगती है, तो इसका भी इसमें अध्ययन नहीं किया जाता, सिर्फ मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A+B और उसके बाद में एरो C के लिए वेग स्थिरांक क्या होने वाला है? तो इसका वेग स्थिरांक होगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक के जो होता है ना, जो ये ऑप्शन में दे रखा है, ये होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के निर्धारण अभिकारों की सांद्रता की कोई भूमिका नहीं होती है। कैसे ज्ञात करते हैं? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या ले लिया, हमें शून्य कोटि की अभिक्रिया ज्ञात करनी है। कौन सी अभिक्रिया? शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कैसे ज्ञात करते हैं, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? तो इसका सूत्र होता है K बराबर, जो A होता है, A को हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में बंद करते हैं और A की घात में 0 रखते हैं, और B को बंद करते हैं तो B की घात में भी 0 रखते हैं। जब आप यहाँ पे देखोगे आपको 0 के दर्शन हो A और B के ऊपर, तो समझ जाना ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए भाई, क्वेश्चन में यहाँ पे A ऑप्शन में जो दे रखा है A और B दोनों के ऊपर 0 के दर्शन हो गए, तो यही ऑप्शन सही है। B ऑप्शन A के ऊपर 1 है, B के ऊपर 0 है, तो इसमें कुछ न कुछ फ़र्क है, लेकिन ये वाली सही है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन को आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, कौन सी अभिक्रिया शून्य कोटि की है? तो भाई हमने अभी तक तो जाना था कि A के ऊपर हम लोग घात में 0 कर दें और B के घात में 0 कर दें तो कौन सी हो जाएगी? शून्य कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन अलग ही टाइप की दे रखी है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो यहाँ पे यहाँ पे कितने, एक तो हाइड्रोजन और क्लोरीन अणु भाग ले रहे हैं, तो यहाँ पे शून्य कोटि की अभिक्रिया
डी ऑप्शन में होने वाली है। ठीक है, तो किस तरीके से ज्ञात करते हैं? इस अभिक्रिया में क्रिया कारकों की सांद्रता एवं वेग कोई निर्धारित नहीं करती है, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया है। तो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है शून्य कोटि की अभिक्रिया का वेग जो होता है ना, वेग तो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, कई बार यहाँ भी लिख रखा है ये अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ भी यही ऑप्शन सही होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया a + b c के लिए वेग स्थिरांक रिपीटेड क्वेश्चन, ये ऑप्शन सही है। तो अगला क्वेश्चन, शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर नियतांक का मात्रक कौन सा होने वाला है? तो इसका मात्रक होता है मोल लीटर। क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको ये चीज़ तो पता ही हो गई। अभिक्रिया, जब हमने अभिक्रियाओं के ऊपर चर्चा की तो आपको बता ही दिया। अभिक्रियाएँ 3 प्रकार की होती है, तीव्र अभिक्रिया, मंद अभिक्रिया और एक होती है अति मंद अभिक्रिया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, तीव्र अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जो अतिशीघ्रता से संपन्न होती हैं। तीव्र अभिक्रिया के रहते ही इन अभिक्रियाओं का वेग अत्यधिक तीव्र होने के कारण इनमें आवंध का विदलन या निर्माण नहीं होता है। इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या? इन अभिक्रियाओं का वेग निर्धारित नहीं किया जा सकता। मंद अभिक्रियाएँ कौन सी होती हैं? तो वे रासायनिक अभिक्रियाएँ जो तीव्र अभिक्रियाओं से कम या मंद अभिक्रियाओं से अधिक वेग से संपन्न होती है, मंद अभिक्रियाएँ कहलाती है। और इनको पूरा होने में कुछ घंटे या कुछ मिनट का समय लगता है। इनका वेग, ताप, सांद्रता आदि में परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, इनका बलगतिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है और अतिमंद का भी अध्ययन नहीं किया जाता। तो ठीक है, चलिए देखते हैं अगली हेडिंग आपके सामने है, औसत वेग या दर किसे कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत आप क्या पढ़ने वाले हैं, औसत दर या वेग। तो इस हेडिंग के अंतर्गत क्या डालेंगे? किसी निश्चित समय अंतराल, जिसे डेल्टा टी कहते हैं, में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन यानी डेल्टा सी की दर को अभिक्रिया का औसत वेग या दर कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया की औसत दर या वेग को RAV यानी एवरेज से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो किससे प्रदर्शित करते हैं? RA ऐसे एवरेज, V से टोटल मिला के R एवरेज होता है, तो इससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जहाँ भी आपको भविष्य में ये डेल्टा दिखाई दे तो डेल्टा का मतलब होता है अंतर। ठीक है, दो चीज़ों के बीच में अंतर जहाँ होता है इसको डेल्टा कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है R एवरेज बराबर प्लस माइनस। ठीक है, R एवरेज बराबर प्लस माइनस और डेल्टा R का मतलब होता है अभिकारक की सांद्रता में होने वाला अंतर, और डेल्टा T जो दे रखा है इसका मतलब होता है उत्पाद के समय में अंतर। तो यहाँ पे सबसे पहले R2 था, तो R2 से बदल के अंतर हुआ तो R1 हो गया, जो माइनस करते हैं यहाँ पे समय में अंतर। और यहाँ पे P का मतलब होता है प्रोडक्ट यानी उत्पाद की सांद्रता में अंतर और समय अंतराल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके सामने निकल के आ जाती हैं। अगली हेडिंग आपको डालनी है तात्क्षणिक वेग। तो तात्क्षणिक वेग क्या होता है? तो इसके अंतर्गत आपको पढ़ना होता है तात्क्षणिक वेग के अंतर्गत किसी निश्चित समय क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन की दर को उस अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या दर कहते हैं। इसे RINST से प्रदर्शित किया जाता है। तात्क्षणिक वेग अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहलाता है। तात्क्षणिक वेग का निर्धारण जो होता है ना, कुछ इस तरीके से, कुछ इस पाई चार्ट के माध्यम से किया जा सकता है, और उसका सूत्र जो होता है ना वो आपके सामने है। तात्क्षणिक वेग का व्यंजन जो होता है ना, किस तरीके से लिखा जाता है। तात्क्षणिक वेग का व्यंजन भी औसत वेग के व्यंजक के समान होता है, परंतु इसे डेल्टा के स्थान पर D का प्रयोग किया जाता है।
पहले तो हम लोग अंतर के लिए डेल्टा लगाते थे, लेकिन अब की बार डी लगाएंगे। जैसे कि ए प्लस बी है अभिकारक, उससे सी और डी उत्पाद बन रहा है। तो इसमें अंतर क्या होगा, सबसे पहले ए की सांद्रता के लिए क्या होने वाला है, तो डेल्टा के स्थान पे हम लोग डी लगाते हैं, डी ए, और यहाँ पे डी टी का मतलब भी अंतर होता है। तो यहाँ पे ए अभिकारक के लिए और उसके बाद में बी के लिए, बी अभिकारक के लिए। फिर बनता क्या है, सी प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद में डी प्रोडक्ट बनता है। तो इसका सूत्र कुछ इस तरीके से आपके पास निकल के आ जाता है निगमन द्वारा। चलिए भाई देखते हैं अगली हेडिंग कौन सी है, अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर। तो अभिक्रिया के वेग एवं वेग स्थिरांक में अंतर कौन सा होता है, तो एक तरफ डालनी होती है आपको अभिक्रिया का वेग और दूसरी तरफ वेग स्थिरांक। तो वेग में क्या लिखना होता है, तो आपको पता होना चाहिए अभिक्रिया का वेग इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद के पदार्थों के सांद्रता में परिवर्तन को दर्शाता है। और वेग क्या होता है, वेग स्थिरांक में अभिकारकों का सांद्रण इकाई होने वाला वेग को स्थिरांक कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है अभिक्रिया का वेग का, तो मोल लीटर इनवर्स और समय इनवर्स होता है। और वेग स्थिरांक का मात्रक अभिक्रिया की प्रकृति की अर्थात कोटि पर निर्भर करता है, बदलता घटता बढ़ता रहता है। तो अभिक्रिया की कोटि अब की बार हेडिंग डालते हैं, तो कोटि कौन सी चीज़ होती है, कोटि किसे कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो अभिक्रिया की कोटि जैसे ही हेडिंग डाली तो इसके अंतर्गत आता है अभिक्रिया की कोटि अभिकारक या अणुओं, परमाणुओं अथवा आयनों की उस संख्या के बराबर होती है जिसकी सांद्रता पर अभिकारक का वेग निर्भर करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कैसे लिखते हैं, इसकी कोटि किस तरीके से होती है, तो आपको हमने अभी अभी एक सूत्र के माध्यम से बताया था अभिक्रिया की कोटि किस तरीके से निकाली जाती है, के बराबर ए। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि क्या पढ़ते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की कोटि किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पे x होता है और यहाँ पे v को v के घात में क्या करते हैं हम लोग y कर देते हैं, क्या करते हैं y। तो यहाँ पे दो चीज़ें आपने ले ली हैं, एक का नाम है x और दूसरे का नाम है y। तो k बराबर कोटि निकालने के लिए हमें इस a और b से कोई मतलब नहीं है, मतलब रखेंगे तो x और y से, x प्लस वाई इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद x y का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो किस तरीके से क्वेश्चन कहता है आपके सामने, एक अभिक्रिया a प्लस बी एरो उत्पाद के लिए वेग नियम r के ऊपर दे रखा है a के, जो a अभिकारक है 1/2, तो k अभिकारक 1/2 और b के ऊपर 2 रखा है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको अभी बताया था कि यहाँ पे कौन सा सूत्र लगता है भाई, यहाँ पे इसकी घातों का योग। तो घात में सबसे पहले कौन सी चीज़ दे रखी है, सबसे पहले दे रखी है घात के अंदर a के ऊपर कितना दे रखा है 1/2 और b के ऊपर कितना दे रखा है ओनली 2। तो किस तरीके से करते हैं, k बराबर 1 से 1/2 प्लस 2। ठीक है, तो इसी माध्यम से इसको सॉल्व करने का प्रयास कर लेते हैं। तो कितना निकल के आ जाएगा 2, तो 2 में कितना जोड़ा 2 जोड़ा, तो 2 + 2 कितना होता है 2 + 2, इन दोनों को जोड़ो तो 4 और फिर +1, तो कितना हो गया 5, 5 बटा नीचे फिर से 2 है तो 2 रख दो, यही इसका आंसर हो जाता है। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से आती हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं अगली हेडिंग आती अर्ध आयु काल, जो कि काफ़ी बार आता रहता है। तो अर्ध आयु विधि किस तरीके से ज्ञात करते हैं, किसी अभिक्रिया का वेग अर्ध आयु काल का वह समय है जिसमें कोई अभिक्रिया 50% पूरी होती है, अर्ध आयु वेग कहलाता है। ठीक है, तो अर्ध आयु वेग के लिए जो इसका फार्मूला होता है कुछ इस तरीके से आता है। तो चलिए भाई तो देखते हैं, इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से भी बनाया जाता है।